आज हम लोग चर्चा भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की करेंगे, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे यह 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा शुरू किया गया था। अगर इस दिवस की बात करें तो भारतीय इतिहास में यह बड़ी दुखद घटना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा फैला, इतने लोग मारे गए। इसीलिए इसे महान कलकत्ता नरसंहार के रूप में जाना जाता है। और यह मुस्लिम लीग यह दिवस एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए किया था। अब हम चर्चा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के कारणों की करते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के कारण क्या थे, क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है उसके पीछे कारण मौजूद होता है। अगर इसके कारणों की बात करें तो इसमें सामाजिक कारण, राजनैतिक कारण और आर्थिक कारकों का एक मिश्रण है। तो हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। अगर हम पहले कारण की चर्चा करें तो मुस्लिम लीग की ये विभाजनकारी नीति को दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में एक लाहौर में प्रस्ताव पारित किया था, और इसी लाहौर प्रस्ताव को हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और ये पाकिस्तान प्रस्ताव था कि भारत का विभाजन कर दिया जाए और भारत को दो भागों में बांट दिया जाए, एक भारत और एक पाकिस्तान। निश्चित है कैबिनेट मिशन ने जब इसको अस्वीकार कर दिया कि भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा, ऐसे में मुस्लिम लीग अब जिद पर आ गई थी। उसको ये था कि अब हम मांगेंगे नहीं, हम छीन लेंगे। तो निश्चित है यह मुस्लिम लीग की जो विभाजनकारी नीति थी, जिसके कारण यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। अब हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अगले कारण की चर्चा करें तो उसमें सांप्रदायिक तनाव को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि भारत में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये दोनों अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच टकराहट होना स्वाभाविक सी बात थी। तो निश्चित है धीरे धीरे ये वैमनस्यता बढ़ती गई, उनके बीच खाई और चौड़ी होती गई, और जब खाई चौड़ी हुई तो मुस्लिम लीग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश किया और वह मुसलमानों को भड़काना शुरू किया कि अब हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, अब हमें भारत का विभाजन करना होगा और एक अलग देश हमको पाकिस्तान की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं ये सांप्रदायिक तनाव भी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का कारण बना। अगर हम अगले कारण की चर्चा करें तो ब्रिटिश नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार थीं, क्योंकि जैसा कि अंग्रेज़ों का ये मानना था कि एक रोमन कहावत है, फूट डालो और राज करो, वह इसी नीति के तहत भारत में कार्य कर रहे थे। उनका ये मानना था कि अगर भारत में शासन करना है तो हमें फूट डालना ही होगा, और ये फूट डालने के लिए दो प्रमुख यहाँ के धर्म को मानने वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच हमें वैमनस्यता बढ़ानी होगी। इसलिए वह बीच बीच में कुछ ऐसा कार्य करते थे कि जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ती जाए, और ये बढ़ता गया। और सबसे ज़्यादा प्रभाव तब उन्होंने डाला कि जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग ने किया, और जब कलकत्ता में नरसंहार शुरू हो गया तो ब्रिटिश पुलिस इसे रोकने के बजाय वह अपने ऑफिस में जाकर शांतिपूर्वक बैठ गई। अगर हम अगले कारण की बात करें तो मुस्लिम लीग की उत्तेजक रणनीति भी इसके लिए जिम्मेदार थी। मुस्लिम लीग अपने प्रचार में इस्लाम खतरे में है जैसे नारे लगाए, उसने मुस्लिम समुदाय को भड़काया और जुलूस और रैलियों में ऐसे भड़काऊ भाषण दिया जिससे मुस्लिम जनता हिंसा करने के लिए उतारू हो गई। वहीं पर अगर मैं बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी की बात करूं, जो मुस्लिम लीग का नेता था, जिसकी वहां पर सरकार थी, वह वहां का रक्षक था, वह खुद भक्षक बन गया था, और उसने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और प्रयास ही नहीं किया, अप्रत्यक्ष रूप से हिंसक लोगों के वह साथ उनका समर्थन करता हुआ भी दिखा था। अगर हम अगले कारण की चर्चा करें तो कैबिनेट मिशन की विफलता भी इसके लिए जिम्मेदार है,
अगर मैं कैबिनेट मिशन की बात करूं तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था और इसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और उन कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1946 में प्रस्तुत की और उस कैबिनेट मिशन में भारत के संविधान सभा के गठन की चर्चा की गई, अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा की गई। लेकिन मुस्लिम लीग की एक बड़ी मांग, पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया। जब कैबिनेट मिशन ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि पाकिस्तान भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की मांग अस्वीकार की जाती है, इस बात से मुस्लिम लीग भड़क गई और उसे लगा कि अब मांगने से कुछ नहीं होगा, अब छीनने से होगा। और इसी छीनने के एवज में उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय किया। हम अन्य कारणों की चर्चा करें तो ये कारण आर्थिक और सामाजिक असमानताएं भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच आर्थिक असमानताएं और सामाजिक तनाव बहुत पहले से मौजूद था। और अगर मैं बंगाल में देखूं तो मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, जिससे उनकी नाराज़गी और बढ़ गई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब आर्थिक मंदी भारत में आ गई, खाद्य का संकट उत्पन्न हो गया, तो ये जो तनाव पहले से हिंदू और मुसलमानों के बीच था ये और बढ़ गया। और इसके लिए वह जिम्मेदार केवल हिंदुओं को ठहराते थे कि इसके पीछे हिंदू जिम्मेदार हैं, क्योंकि सभी संसाधन और सभी व्यापार पर उन्होंने कब्जा जमाया है। अब हम बात प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के विस्तार की करते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत कब हुई और ये कहाँ कहाँ तक फैला, क्या क्या इन बीच में घटनाएं हुई, कैसे नारे लगे, इन सभी के बारे में अब चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को एक बम्बई में अपना अधिवेशन रखा। उसी बम्बई के अधिवेशन में उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने के पीछे उसका अलग देश की मांग थी कि अलग एक हम पाकिस्तान बनाएंगे और अब हम किसी से मांगेंगे नहीं, हम छीन लेंगे। और कहीं न कहीं मोहम्मद अली जिन्ना इसके पीछे ये कहता था कि शांतिपूर्वक मनाया जाएगा, लेकिन उसके उत्तेजक भाषणों ने कि इस्लाम खतरे में है, जिहाद का नारा देना, हम अपनी मांगें पूरी करके रहेंगे, ऐसे नारे दिया कि जिससे जनता भड़क गई। और निश्चित है इसकी शुरुआत तो बंगाल से हुई, लेकिन यह धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में फैल गया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र था वह बंगाल था और इसके पीछे कारण था क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग की सत्ता थी और वहाँ का जो मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी था वह इसे रोकने की बजाय वह इसे भड़का रहा था और इस तरह से पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच ये सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और सांप्रदायिक हिंसा हुई। और ऐसा माना जाता है कि इस सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 4000 से 5000 लोग मारे गए और 15,000 लोग घायल हो गए। और ये नुकसान दोनों तरफ से हुआ, हिंदुओं की तरफ से हुआ, मुसलमानों की तरफ से हुआ और इस तरीके से पूरे देश सांप्रदायिक हिंसा के चपेट में आ गया था। हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम की चर्चा करें तो अगर हम इसके परिणाम अर्थात प्रभाव की चर्चा करें तो इसका भारत के इतिहास में बड़ा ही दूरगामी और गंभीर परिणाम नजर आते हैं। मैं एक एक प्रभावों की चर्चा करूं। एक तो पहला, सांप्रदायिक हिंसा में और प्रसार हुआ, फैलाव हुआ। अगर देखा जाए कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के समय हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और ये बात बाद में भी उनके जेहन में रह गई थी। वह जब भी इस तरह के मौके मिलते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी तो वह एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। और कहीं न कहीं आज भी हिंदू और मुसलमानों के बीच जो वो खाई थी भरने की जगह कहीं न कहीं वो और चौड़ी हुई है। वह दंश आज भी झेल रहा है भारत। अब हम अगले प्रभाव की बात करें तो विभाजन की अपरिहार्यता हम
इसके प्रभाव में देख सकते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम एकता असंभव है और यही कारण था कि कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार को विभाजन के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक कांग्रेस के नेताओं को कहना पड़ा कि मोहम्मद अली जिन्ना अब पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दे कि अब हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अब हम चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो और मोहम्मद अली जिन्ना अब पाकिस्तान जाए। ये स्थिति हो गई थी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद और यही कारण था कि आनन फानन में क्लीमेंट एटली ने भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाकर भेजा और माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन कर दिया गया और विश्व के मानचित्र पर भारत दो देशों के रूप में प्रकट हुआ, एक भारत और एक पाकिस्तान। अब मैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अगले प्रभाव की चर्चा करूं तो एक प्रभाव के रूप में मैं ब्रिटिश शासन पर दबाव की भी चर्चा कर सकता हूं, क्योंकि जब ये सांप्रदायिक हिंसा फैली तो अब ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि ये जो सत्ता हस्तांतरण में हम देरी कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी सत्ता को हस्तांतरित करके यहाँ से चले जाना ही ज़्यादा उचित होगा, नहीं तो दो की लड़ाई में हम बिला वजह मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस कार्य में और तीव्रता लाई और लगभग 1 वर्ष के बाद ही उन्होंने यह सत्ता भारतीयों को सौंप दी और भारत का विभाजन करके 2 देश बना दिया, भारत और पाकिस्तान। अब हम बात करें इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अगले प्रभाव की तो हम सामाजिक और मानवीय नुकसान भी हुआ, क्योंकि बंगाल में जो दंगे हुए उसमें हजारों लोग मारे गए, कई हजार लोग घायल हुए, कई हजार लोग बेघर हो गए और संपत्ति काफ़ी उसका नुकसान भी हुआ। इससे जो हिंदू और मुसलमान एक साथ रहने का जो सामाजिक ताना बाना था उसको गहरा आघात पहुंचा और अब हिंदू और मुसलमान जो दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे अब उनका विश्वास घटा, एक दूसरे पर अविश्वास करने लगे और ये अविश्वास की जो खाई थी ये और गहरी हो गई और चौड़ी हो गई। अगर मैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अंतिम प्रभाव की चर्चा करूं तो इससे मुस्लिम लीग की स्थिति में मजबूती हुई। निश्चित है, मुस्लिम लीग की स्थिति में मजबूती की अगर मैं बात करूं तो वह जो उद्देश्य को लेकर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया था वह उसे प्राप्त हो गया। वह अलग पाकिस्तान चाहता था और अलग पाकिस्तान उसे मिल गया और उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक चर्चा के मंच पर ला दिया। यही मुस्लिम लीग चाहता था और यही मुस्लिम लीग प्राप्त कर लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थिति इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद काफ़ी मजबूत हो गई। अभी तक हमने चर्चा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत कब हुई, कब इसको मनाने का निर्णय लिया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के क्या कारण थे, उनका बाद में परिणाम क्या हुआ, इन सभी की चर्चा करें। अगर इनके सबके बातों का लब्बो लुबाब देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भारत के इतिहास में एक दुखद और विभाजनकारी घटना थी, जिसने सांप्रदायिक हिंसा को चरम पर पहुंचा दिया और भारत के विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। इसके कारणों में हम मुस्लिम लीग की विभाजनकारी नीति को, ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों को और सामाजिक आर्थिक तनाव को शामिल कर सकते हैं और इस घटना ने न केवल हजारों लोगों की जान ली बल्कि भारत के सामाजिक और राजनैतिक ताने बाने को भी गहरा नुकसान पहुंचा और यह घटना आज भी हमें सांप्रदायिक एकता और शांति की आवश्यकता की याद दिलाती है। तो निश्चित है आज हमने इसके बारे में, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा, आप समझे भी होंगे। तो आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।